मॉर्निंग टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स। तो हम जो है टू द पॉइंट करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे सेकेंड क्वार्टर की। ठीक है, तो उसमें मुझे ठीक से याद नहीं हमने कितना कर लिया। तो हमने कौन कौन सब्जेक्ट्स कर लिए थे वहाँ पे? साइंस एंड टेक, इकोनॉमी हो गया और इन्वायरमेंट हो गया। इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। इन्वायरमेंट का भी चेक करो, हो गया। एग्रीकल्चर, अच्छा। और इकोनॉमी पूरा नहीं हुआ? कोई एक आधा टॉपिक रहा होगा उसमें कोई? इकोनॉमी आई थिंक पूरा हो गया होगा। हाँ हाँ हाँ। और एग्रीकल्चर, इकोनॉमी हो गया ना। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर नहीं हुआ है। ठीक ठीक, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट नेक्स्ट में कर लेंगे। और आज पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम पॉलिटी। सो पहला टॉपिक है सरना रिलीजियस कोड फॉर ट्राइबल्स। तो हुआ क्या कि झारखंड के सीएम ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है लेटर लिखा था कि सरना ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो है सेपरेट रिलीजियस कोड जो है रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। तो सरना जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो सरना फेथ के फॉलोअर्स हैं वो अपने आप को डिस्टिंक्ट रिलीजियस ग्रुप मानते हैं। मतलब कि वो हिंदुज़म से या मान लीजिए अदर मेन स्ट्रीम रिलीजन्स लाइक इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी, उससे अपने आप को एसोसिएट नहीं करते। दे कंसीडर देमसेल्व्स एज डिस्टिंक्ट रिलीजियस ग्रुप। और वो नेचर को वर्शिप करते हैं। और जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उसके लिए उसकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें होती हैं, दैट इज 3Z: जल, जंगल और जमीन। ठीक है, तो ये जल, जंगल और जमीन की पूजा करते हैं। सो दे आर नेचर वर्शिपर्स। ठीक, और कोई आइडल वर्शिप नहीं करते, कोई वर्ना सिस्टम में बिलीव नहीं करते, कोई हेवन हेल मतलब स्वर्ग नरक एक्सेट्रा में बिलीव नहीं करते। नेचर की वर्शिप करते हैं, माउंटेन्स की, ट्रीज की, ठीक है, या एनिमल्स की एंड सो ऑन। और उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, जो हमारा मतलब फॉरेस्ट बेल्ट है कंट्री की, वहाँ पाए जाते हुए ट्राइबल्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? जंगलों में। बिकॉज अगेन ट्राइबल्स की लाइफ कहाँ पे रिवॉल्व होती है? जल, जंगल और जमीन। ठीक है, और वो जो है अपने रिलीजियस कोड को एज अ सेपरेट कोड जो है रिकोगनाइज करने की डिमांड कर रहे हैं। उससे होगा क्या कि उनको फिर माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाएगा, जैसे क्रिश्चियनिटी हो या सिखिज्म हो या जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, ये सब जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज हमारे देश में। तो उनको अपने कल्चर को, रिलीजन को, ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को प्रिजर्व करने का राइट अंडर आर्टिकल, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? रिलीजियस माइनॉरिटीज को 29 एंड 30, है ना। तो अगर उनके रिलीजियस कोड को जो है सेपरेट रिलीजियस कोड जो है रिकोगनाइज कर लिया जाता है, तो उनको फिर आर्टिकल 29-30 में अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने का राइट मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर डिमांडिंग दिस। और माइनॉरिटी राइट्स का बेनिफिट लेने के लिए काफ़ी सारे सरना फॉलोअर्स जो हैं वो क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो कन्वर्जन भी रुक जाएगा। ठीक है, और जो झारखंड के सीएम है उन्होंने कहा कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है स्टेट में कम हो रही है, 38% से 28% हो गई है, क्योंकि इन ट्राइबल पॉपुलेशन को कन्वर्ट किया जा रहा है। क्रिश्चियन मिशनरी जाते हैं, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इस्लामिक मौलवी चले जाते हैं, इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हिंदू प्रीस्ट भी वहाँ पहुँच जाते हैं, वो उनको हिंदुज़म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो है उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है फ्रॉम 38 टू 28%। ठीक है, तो वो मैटर ऑफ कंसर्न है। अगर ट्राइबल पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो 5th शेड्यूल एरियाज की जो एप्लीकेशन है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। 6th शेड्यूल पता है ना आपको पॉलिटी में? ठीक है, उसके बाद जो है और देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कुछ ट्राइबल ग्रुप जो है एक्सटिंक्ट हो जाए, मतलब उस ट्राइबल कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को मानने वाला कोई भी फॉलोअर ना बचे, तो उनका कल्चर जो है, उनकी हेरिटेज जो है, उनकी लैंग्वेज जो है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। बिकॉज ट्राइबल पॉपुलेशन की
जो है मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, लैंग्वेज होती है, वे ऑफ लाइफ होती है, एक्सेट्रा। ठीक, तो इसीलिए जो है उनके लिए उनके जो है रिलीजियस कोड को सेपरेट रिकॉग्निशन जो है प्रोवाइड करने की डिमांड की गई। उसके बाद आते हैं सैखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। ठीक है, ये बेसिकली ईरान की एक लेडी थी जिनकी डेथ हो चुकी है, पोस्टमसली जो है ये अवार्ड दिया गया है, महसा अमीनी। उनको जो है सैखरोव फ्रीडम प्राइज ऑफ 2023 दिया गया है। तो अब ये सैखरोव प्राइज क्या है? ये बेसिकली यूरोपियन पार्लियामेंट देती है हर साल। ठीक है, 1988 से दे रही है। उन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस को दी जाती है जो ह्यूमन राइट्स या फ्रीडम्स, लिबर्टी एक्सेट्रा के फील्ड में काम कर रहे हो, जिन्होंने फाइट की हो फॉर रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फॉर एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो है यूएसएसआर के फिजिस्ट और पॉलिटिकल डिसेंडेंट एंड्रू सैखरोव के ऑनर में दिया जाता है, और प्राइज मनी कितनी है? 50,000 यूरोस, लगभग 40 लाख रुपए। तो ये एंड्रू सैखरोव कौन थे? बेसिकली इन्होंने जो है सोवियत यूनियन के लिए, यूएसएसआर के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया था। हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है, पहले तो हाइड्रोजन बॉम्ब बना दिया, फिर उनको रियलाइजेशन हुआ कि मैंने क्या बना दिया, हाइड्रोजन बॉम्ब अगर गलती से भी यूज हो जाए तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। ठीक है, तो फिर और ऊपर से जो है रशियन यूएसएसआर जो था उस वक्त वो अथॉरिटेरियन कंट्री थी, कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पे रूल था। ठीक है, कोई वहां पे जो है ह्यूमन राइट्स को जो है रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी वहां पे एक्सेट्रा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस हाइड्रोजन बॉम्ब का जो है मिसयूज भी हो सकता था। वहां की सरकार जो है उसको आर्बिट्रली यूज कर लेती, इन द सेंस कि मतलब जहां पे जरूरत नहीं भी हाइड्रोजन बॉम्ब को इस्तेमाल करने की वहां पे भी यूज कर दें। ये थोड़ी बहुत skirmish हुई सपोज बिटवीन यूएसए और यूएसएसआर, और उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब यूज कर दिया, तो अल्टीमेटली कैजुअलिटी किसकी होगी? ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की। तो इसलिए फिर बाद में जो है उन्होंने सोवियत यूनियन में जो ऑटोक्रेसी थी, ठीक है, उसके खिलाफ आवाज उठानी स्टार्ट कर दी। वो डेमोक्रेसी की डिमांड करने लग गए सोवियत यूनियन में, उसके बाद जो है ह्यूमन राइट्स की डिमांड करने लग गए एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली जो है उनको एग्जाइल में भेज दिया गया बाय सोवियत यूनियन, और बाद में उनकी डेथ भी हो गई। तो उन्हीं के इस पॉलिटिकल डिसेंटिज्म को जो है ऑनर करने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट ने उनके नाम पे जो है हर साल अवार्ड देना स्टार्ट किया, दैट इज नोन एज सैखरोव प्राइज। ठीक है, समझ आई? तो उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, और पिछले साल ये सैखरोव प्राइज मिला था टू द ब्रेव पीपल ऑफ यूक्रेन रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इलेक्टेड लीडर्स, सिविल सोसाइटी एक्सेट्रा। क्लियर? इस साल जो है एक ईरानी वीमेन को मिला है। ठीक है, उनको पोस्टमसली मिला क्योंकि पुलिस कस्टडी में उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ के बाद जो है विमेन लेड प्रोटेस्ट हुए थे ईरान में अगेंस्ट हिजाब एक्सेट्रा, जहाँ पे विमेन की फ्रीडम और उनके राइट्स की डिमांड जो है ईरान में की गई थी। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है इसमें बेसिकली इस साल किसको मिला है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जामिनेशन में। और दूसरा आपको याद रखना है कि सैखरोव प्राइज किस चीज के लिए दिया जाता है, किसके ऑनर में दिया जाता है। सोवियत यूनियन के फिजिस्ट और पॉलिटिकल डिसेंडेंट के ऑनर में जो है ये सैखरोव प्राइज दिया जाता है। ठीक है, कौन देता है एक्सेट्रा वो सब याद रखना है। मेन क्वेश्चन सैखरोव प्राइज पे ही बनेगा। क्लियर है? यूरोपियन पार्लियामेंट मतलब यूरोपियन यूनियन। हाँ, यूरोपियन यूनियन की जो लेजिस्लेचर है। क्लियर है? उसके बाद हैं क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। तो राजस्थान में 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, वो तो याद नहीं रखने आपको, यूपीएससी कभी ये नहीं पूछेगी कि स्टेट ने कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनाया है। ठीक है, बट ये न्यूज़ में था तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस कि डिस्ट्रिक्ट की क्रिएशन कैसे होती है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने की पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट हैज द अल्टीमेट पावर टू क्रिएट द डिस्ट्रिक्ट। तो वो नई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर सकती है, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट को अबॉलिश कर सकती है, या 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट को मर्ज भी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद ऐसा जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू भी कर सकती है, या लॉ पास करके भी कर सकती है, मतलब लेजिस्लेटिव रूट भी ले सकती है या एग्जीक्यूटिव रूट के थ्रू भी कर सकती है। दैट्स अप टू द विश ऑफ स्टेट। अब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है कौन सा रूट लेना प्रीफर करेगी, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर? एग्जीक्यूटिव। क्यों लेना पसंद करेगी? क्योंकि ईजी है, क्योंकि एक सिंपली नोटिफिकेशन जारी करनी है, उसके थ्रू जो है डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हो जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट अबॉलिश हो जाएगा, या मर्ज हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि जितने स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट होंगे उतने ज़्यादा बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, गवर्नेंस होगी।
जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और ज़्यादा क्लोज आएगा लोगों के, लोग जो है अपनी समस्याओं को जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर ईजिली लेकर जा पाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोगों की एस्पिरेशन को ईजिली फुलफिल कर पाएगा एंड सो ऑन। तो इसीलिए जो है देश में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ रहे हैं। 2001 सेंसस के हिसाब से 593 डिस्ट्रिक्ट थे, 2011 सेंसस के हिसाब से 640 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो चुके हैं? 775। यूपी में जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में 75, उसके बाद मध्य प्रदेश में 52, गोवा में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, लद्दाख में भी 2 हैं, चंडीगढ़ लक्षद्वीप में सिर्फ 1 ही डिस्ट्रिक्ट है। तो आप मान सकते हो कि यूटी के केस में लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में सबसे कम डिस्ट्रिक्ट्स हैं और स्टेट के केस में गोवा में सबसे कम डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है फैक्चुअल। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है इन द क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है इन द क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो कोई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर सकती, ना ही अबॉलिश कर सकती, ना मर्ज कर सकती। यूटी के केस में कर सकती है बट नॉट इन द केस ऑफ स्टेट। ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट रोल है। इनडायरेक्ट रोल इन द सेंस कि अब नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ है सपोज, उसके लिए सपोज एक नया सपोज रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है या उसका नाम चेंज किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट शहर का फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा, तो उस केस में रेलवे स्टेशन का भी नाम चेंज होगा, पोस्ट ऑफिस का भी नाम चेंज होगा, है ना। तो उस केस या कोई नया पिन कोड एलोकेट करना पड़ सकता है एंड सो ऑन। तो उस केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जाती है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट से एक्सेट्रा, कि नया रेलवे स्टेशन जो है एलोकेट कर दो या उसका नाम चेंज कर दो या नया पिन कोड एलोकेट कर दो एक्सेट्रा। तो इस तरीके से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है इंटरवेंशन होता है इन द क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। बस यही रोल है, इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं है। ठीक है, आईबी वगैरह की क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं ताकि कोई सिक्योरिटी कंसर्न ना क्रिएट हो जाए, स्पेशली अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, उसमें आप कुछ नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करो, क्या तो उससे कोई सिक्योरिटी कंसर्न हो जाए, या एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट को मर्ज कर रहे हो आप, उसकी वजह से भी कोई सिक्योरिटी कंसर्न रेज हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में आईबी से भी एक बार क्लियरेंस लेनी पड़ती है। क्लियर है डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन। उसके बाद है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम तो हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम को रिफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो अभी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम क्या है? ये बेसिकली जो ब्रिटिश प्रैक्टिस है ऑफ बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स उस पर बेस्ड है। ठीक है, जो ब्रिटेन में बैरिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है बेसिकली इंडिया में सीनियर एडवोकेट बोला जाता है इन दी सुप्रीम कोर्ट, और जो ब्रिटेन में सॉलिसिटर्स होते हैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन जो है इंडिया में वो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, तो आप मान सकते हो सीनियर एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट जो है दे आर काउंटर पार्ट ऑफ बैरिस्टर्स ऑफ इंग्लैंड, और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है दे आर काउंटर पार्ट ऑफ सॉलिसिटर्स ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि देखो दो होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, सीनियर एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होगा? जूनियर होगा, एक जूनियर लॉयर होगा। ठीक है, तो जो सीनियर एडवोकेट होता है उसी को राइट होता है टू प्रेजेंट द केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, केस की आर्गुमेंट जो है कोर्ट में कौन करेगा? सीनियर एडवोकेट। क्लियर, सीनियर एडवोकेट करेंगे, इसलिए आते हैं ना सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कपिल सिब्बल या अभिषेक सिंघवी या अभिषेक पता नहीं क्या नाम उनका, मन्नी एक्सेट्रा जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कई बार रेफरेंस देखते हो सीनियर एडवोकेट, तो इसका मतलब क्या है? ही और शी हैज द राइट टू आर्ग्यू द केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर, समझ आई? और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं वो जूनियर लॉयर होते हैं। ठीक है, और वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं विद द लिटिगेंट, विद द क्लाइंट्स। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई लीगल ओपिनियन चाहिए तो आपको सीनियर एडवोकेट नहीं देगा, वो कौन देगा? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। आपका कोई मान लीजिए कंप्लेंट है, मतलब आप कोई केस जो है फाइल करना चाहते हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इन सुप्रीम कोर्ट सपोज, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका कौन होगा? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, उससे आप मिलोगे, उसको अपनी प्रॉब्लम बताओगे, वो आपको बताएगा कोई लीगल सोल्यूशन। ठीक है, वो आपको बताएगा कि किस तरीके से जो है केस फाइल किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, कि रिट पिटीशन के थ्रू फाइल किया जाएगा या स्पेशल पिटीशन के थ्रू फाइल किया जाएगा या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब आपको कौन बताएगा? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, समझ आई? और आपकी कंप्लेंट पे आपको लीगल ओपिनियन दे देगा, उसके बाद आपका केस तैयार कर देगा वो, और वो केस किसको हैंड ओवर किया जाएगा? सीनियर एडवोकेट को। वो केस जो है आपका लड़ेगा इन सुप्रीम कोर्ट। समझ आई? तो काइंड ऑफ एक हायरार्कियल
जो है स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है कि पहले आप क्या बनोगे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, बाद में क्या बनोगे, सीनियर एडवोकेट। सीधा जो है सीनियर एडवोकेट नहीं बन सकते, सीधा जो है केस नहीं लड़ सकते बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। यू शुड हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस टू आर्ग्यू बिफोर द कोर्ट। समझे? क्लियर है? तो यूके में भी यही होता है कि पहले आप सोलिसिटर बनते हो, उसके बाद बैरिस्टर। ठीक है? तो उसके बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, इसके रिगार्डिंग रूल्स जो है प्रिस्क्राइब करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपनी प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करने के लिए रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकती है। सिमिलरली लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो अपनी प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करने के लिए रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकती है अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस 118। ठीक है? ऐसी एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कि वो रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकता है फॉर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स बिजनेस, विच आर्टिकल 77। ठीक है? 77, 118 एंड 145। तो यानी तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अपनी प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करने के लिए रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकती है। ईच ऑर्गन इज इंडिपेंडेंट टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीडिंग्स। रीजन, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है? ताकि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की फंक्शनिंग में इंटरवीन ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं कि आप जो है किस तरीके से जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन सकते हो, किस तरीके से सीनियर एडवोकेट बन सकते हो, एक्सेट्रा। क्लियर है? तो ये बैरिस्टर सोलिसिटर सिस्टम के बेस्ड है। सीनियर एडवोकेट जो है वही जो है केस लड़ता है और क्लाइंट से जनरली वो डायरेक्टली बात नहीं करता। क्लाइंट से बात कौन करता है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है? और सीनियर एडवोकेट जो है थोड़ा डिस्टिंक्ट गाउन पहनते हैं, उनका जो गाउन होता है वो डिफरेंट होता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है नॉर्मल ड्रेस में भी जा सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि वो केस तो लड़ते नहीं है, सिर्फ केस फाइल कर देते हैं या एज ए ऑडियंस बैठ जाते हैं। ठीक है? या जो अदर मान लीजिए डॉक्यूमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो पूरी कर देते हैं। केस कौन लड़ता है? सीनियर एडवोकेट। ठीक है? और ब्रिटेन में तो जो सीनियर एडवोकेट होता है, जो बैरिस्टर होता है, वो एक विग भी पहनता है, वो बालों वाली, आपने व्हाइट कलर की वो देखी होगी, है ना? तो उससे जो है वो मार्क करते हैं कि वो बैरिस्टर है। सोलिसिटर को अलाउड नहीं होता कि वो इस तरीके की विग पहने। ठीक है? और उसके बाद अगर आपने देखा भी हो, जैसे मान लो कि मूवीज में नहीं कहते कि एक मेन लॉयर होता है जो केस आर्ग्यू करता है बिफोर दी जज, और उसके 2-3 असिस्टेंट्स होते हैं, वो उसके डॉक्यूमेंटल हाँ टेबल पे बैठे रहते हैं उसके साथ। ठीक है? या उसको जो है डॉक्यूमेंटल प्रोसीडिंग्स फुलफिल करने में हेल्प करते रहते हैं, एक्सेट्रा। तो जो वो उसके असिस्टेंट टाइप है वो कौन है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और जो केस आर्ग्यू कर रहा है वो कौन है? सीनियर एडवोकेट। ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए हुए हैं, उसमें बताया हुआ है कि आप किस तरीके से जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन सकते हैं। ठीक है? उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड किया हुआ है, प्लस में एग्जामिनेशन होता है, उसको क्रैक करना पड़ता है आपको, तब आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का स्टेटस दे दिया जाएगा। ठीक है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने का क्या क्राइटेरिया है? बेसिकली क्या प्रोसेस है? आपको एक एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा और कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है कि 4 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है? 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज लॉयर, तभी आप जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, 1 साल की ट्रेनिंग होती है पहले, काइंड ऑफ कोर्स लगा लो कि 1 साल का कोर्स पूरा करना पड़ता है, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है? उस कोर्स को लगाना पड़ता है, उसके बाद जो है आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जामिनेशन दे सकते हो। यानी 4 साल का एक्सपीरियंस, एलएलबी तो है ही ऑब्वियसली, एलएलबी प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस प्लस 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स, उसके बाद आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। वो कोर्स में जो है वही सब सिखाते हैं कि केस कैसे फाइल करते हैं, ठीक है, या डॉक्यूमेंटल प्रोसीडिंग्स कैसे फुलफिल करनी है, आर्ग्यू कैसे करते हैं एंड सो ऑन। तो वही चीज़ें सिखाई जाती हैं उस 1 साल में, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की फंक्शन एक सेट रूल से होती है, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल है। इवन इतनी छोटी सी चीज़ का भी प्रोटोकॉल है कि आप जज को कैसे पुकारोगे, सर कह के पुकारोगे, माय लॉर्ड कह के पुकारोगे, क्या बोलोगे उसको। जो जूनियर लॉयर होते हैं, जो अभी अभी आए होते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस,
कई बार सर बोल देते हैं, वो कहते हैं तुम्हें बताया नहीं कि कोर्ट में जो है जजशिप को कैसे बुलाया जाता है, लॉर्डशिप को कैसे बुलाया जाता है, तुमने सर कैसे बोल दिया, माय लॉर्ड बोलो, मेरे भगवान है ना, उसी से जज नाराज हो गए थे। तो वही सब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में किस तरीके से पार्टिसिपेट करोगे, समझे, कि आपका ड्रेस का क्या डेकोरम होगा एंड सो ऑन, वट एवर जो भी मतलब प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, वो सारे सिखाए जाते हैं उस ट्रेनिंग कोर्स में। उसके बाद जो है आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। एग्जामिनेशन में अगर 100 लोग जो है एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें 20% सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो 3 घंटे का टेस्ट होता है, उसमें वही प्रैक्टिस, प्रोसीजिंग, ड्राफ्टिंग, प्रोफेशनल एथिक्स, लीडिंग केसेस एक्सेट्रा के बारे में जो है एडवोकेट को टेस्ट किया जाता है। और मिनिमम 60% मार्क्स लेने होते हैं, हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स और एग्रीगेट 60% मार्क्स। और कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? 20%। तो ये सब फैक्ट्स याद रखनी होती है, कितने परसेंट मार्क्स वगैरह लेने हैं, बस आपको इतना याद रखना है। 4 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स प्लस एग्जामिनेशन क्रैक करना है, उसके बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन सकते हो। वो क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, सीनियर एडवोकेट आर्ग्यू करता है बिफोर दी कोर्ट। अगर कोर्ट चाहे तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को भी अलाउड कर सकता है टू आर्ग्यू बिफोर द केस। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी आर्ग्यू कर सकता है अगर कोर्ट परमिट करती है तो, ठीक है। बट जनरली आर्ग्यू कौन करते हैं? सीनियर एडवोकेट्स। ऐसे तो सीनियर एडवोकेट्स भी डायरेक्टली क्लाइंट से मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली वो डायरेक्टली नहीं मिलते, उनकी जगह उनके बिहाफ पे कौन मिलता है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। और बाकी अदर कंडीशंस क्या है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का ऑफिस जो है विद इन 16 किलोमीटर रेडियस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से एक्सपेक्टेड है कि वो एक क्लर्क जरूर रखेगा अपने पास साथ, जो उसके मतलब डॉक्यूमेंटल वर्क को कंप्लीट करेगा, ठीक है। और जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उनको चैम्बर भी मिलता है सुप्रीम कोर्ट में, देखा ना, कोर्ट में चैम्बर्स होते हैं, मतलब लॉयर्स के एक डेडिकेटेड रूम एलोकेट कर दिया जाता है टू दी लॉयर। तो वो चैम्बर्स जो है काफ़ी लिमिटेड इन नंबर होते हैं, मतलब लिमिटेड सप्लाई है चैम्बर्स की, लेकिन डिमांड काफ़ी हाई रहती है, तो उसके लिए बड़ी मारामारी रहती है। और उसमें भी काफ़ी कंपटीशन रहता है टू गेट दैट चैम्बर। और अगर आपने सुना भी हो तो चैम्बर्स बिकते भी हैं, करप्शन होती है उसमें, 25 लाख का एक चैम्बर बिका, 1 करोड़ का बिका। ये तो मैं आपको लोअर कोर्ट का बता रहा हूँ, 25 लाख 1 करोड़ सेक्टर। सुप्रीम कोर्ट का चैम्बर पता नहीं 100 करोड़ में बिकता होगा। क्लियर, क्योंकि जिसका चैम्बर होगा उसी को मेन बिजनेस मिलेगा, फिर उसी में सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे टू फाइल द केसेस बिफोर द कोर्ट एक्सेट्रा, और वहीं से वो पैसा कमाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ आया आपको सिस्टम? सीनियर एडवोकेट एंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेट करती है कि सीनियर एडवोकेट हो गया। हाँ, उसका भी आगे फिर अलग से क्राइटेरिया एंड प्रोसेस है, ठीक है, समझ आई। उसके बाद है EFIR। नेक्स्ट इज EFIR। लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है कि EFIR का जो स्कोप है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। तो पहले हम EFIR के बारे में समझते हैं, फिर समझते हैं कि लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। तो उससे पहले आप समझ लो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं कि मान लीजिए आपने मूवीज में भी देखा होगा ना, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाती है तो वो अक्यूज्ड जो है क्या बोलते हैं पुलिस को? हाँ, कि तुम्हारे पास क्या वारंट है टू अरेस्ट मी? ऑफिसर मुझे वारंट दिखाओ, देन यू कैन टेक मी टू द जेल, है ना। तो वारंट का मतलब क्या होता है कि परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट टू अरेस्ट समबडी, ठीक है। तो पुलिस को अगर किसी को अरेस्ट करना है तो उसको वारंट लेना पड़ता है, यानी जज से परमिशन लेनी पड़ती है टू अरेस्ट समबडी। तो जज से परमिशन कैसे मिलती है? प्राइमा फेसिया, जो प्रीलिमिनरी एविडेंस कलेक्ट किए हैं पुलिस ने, वो दिखाए जाते हैं जज को। उसके बेसिस पे पुलिस जो है एलिगेशन लगाती है कि मुझे शक है कि इस पर्सन ने क्राइम किया है, ठीक है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम के लिए मुझे इसकी अरेस्ट की जरूरत है, ताकि मैं इसको इन्वेस्टिगेट कर सकूं इन दी पुलिस प्रीमिसेस। फिर जज जो है वो प्राइमा फेसिया जो एविडेंस दिखाए हैं पुलिस ने उसको देखता है, उसके बेसिस पे लगता है जज को कि शायद उसने क्राइम किया है, तो जज फिर वारंट इशू कर देता है टू अरेस्ट दैट पर्सन, ठीक है। तब पुलिस जो है उस वारंट को लेकर जाती है अक्यूज्ड के पास और उसको अरेस्ट करती है। ऐसा क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ताकि पुलिस किसी को आर्बिट्रली अरेस्ट ना करे,
क्योंकि इससे आपकी लिबर्टी खत्म हो रही है, आपको जेल में डाला जा रहा है ना। फिर आपको जेल में रहना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल के कपड़े पहनने पड़ेंगे, आप अपनी मर्जी से इधर उधर घूम नहीं सकते। तो आपकी लिबर्टी खत्म हो रही है कि नहीं हो रही। तो किसी की लिबर्टी जो है आर्बिट्रली डिप्राइव ना की जाए, इसीलिए जो है ये प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है कि पुलिस को पहले वारंट जो है इशू करवाना पड़ेगा फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, देन ओनली पुलिस कैन अरेस्ट यू। समझे? क्लियर? तो ऐसा होता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, जहां पे वारंट की रिक्वायरमेंट होती है टू अरेस्ट समबडी। लेकिन कुछ जो है नॉन कॉग्निजेबल, सॉरी कॉग्निजेबल में जो है विदाउट वारंट हो जाता है, नॉन कॉग्निजेबल में जो है विद वारंट अरेस्ट किया जाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है, मान लीजिए सपोज किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या रेप कर दिया या टेररिस्ट अटैक कर दिया सेक्टर, तो ये सब क्राइम करके जो है शहर छोड़ के भाग सकता है ना। तो उस केस में मान लीजिए पुलिस जो है पहले मजिस्ट्रेट के पास जाए, उसको एविडेंस दिखाए, फिर वारंट इशू करवाए, फिर उसको पकड़ने जाए, तब तक तो वो शहर क्या देश छोड़ के भाग चुका होगा, इज़न्ट इट? तो उस केस में जो है पुलिस के पास पावर होती है कि वो अक्यूज्ड को जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है अगर उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस की, मतलब एक सीरियस, एक हीनियस क्राइम की है। ठीक है, फिर उसको जो है विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है, उसमें एविडेंस दिखाती है कि इन एविडेंस के बेसिस पे मैंने इसको अरेस्ट किया था। फिर मजिस्ट्रेट जो है उसकी कस्टडी को एक्सटेंड कर देता है बिफोर द पुलिस, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, वट एवर द टाइम ड्यूरेशन मैजिस्ट्रेट मे थिंक फिट। समझ आई? तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन होते हैं? सीरियस हीनियस ऑफेंसेस होते हैं। इसमें पुलिस को पावर मिल जाती है टू अरेस्ट समबडी विदाउट वारंट। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, मान लीजिए कोई चोरी है, ठीक है, कोई मारपीट हुई है कहीं, ठीक है, क्या किसी ने किसी को फ्रॉड वगैरह किया है, छोटा मोटा सेक्टर, वो केसेस होते हैं। उसमें पुलिस अरेस्ट कब कर सकती है? ओनली आफ्टर गेटिंग वारंट फ्रॉम मैजिस्ट्रेट। ठीक है, समझ आइए यहां तक? उसके बाद EFIR यानी इलेक्ट्रॉनिक FIR, मतलब कि आप FIR जो है डिजिटली फाइल कर सकते हो। और सवाल उठता है पहले कि FIR क्या चीज है? FIR की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, मतलब आपने कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी बिफोर दी पुलिस, दैट इज बेसिकली दी FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसको कंप्लेंट क्यों नहीं बोलते, FIR क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो विक्टिम है वो पुलिस के पास गया है टू लॉन्च द कंप्लेंट, है ना। तो पुलिस जो है क्या कर रही है? विक्टिम का वर्जन जो है रिकॉर्ड कर रही है। विक्टिम बता रहा है कि हाँ मेरे घर में ऐसे चोरी हुई है, इतने रात को हुई है, ये चीज चोरी हुई है, सेक्टर। तो विक्टिम का वर्जन है, लेकिन विक्टिम का वर्जन ट्रूथ थोड़ा ना हो सकता है, 100% ट्रूथ थोड़ा ना हो सकता है। क्या पता 80% ट्रूथ हो उसमें, या 50% ट्रूथ हो, 40% हो, क्या पता झूठी हो, 100% फॉल्स उसने जो है स्टोरी नरेट कर दी बिफोर दी पुलिस। तो यानी पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो सबसे पहले कहां से आई है? विक्टिम से, उसी को जो है उसने रिकॉर्ड किया है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब विक्टिम के वर्जन्स के बेसिस पे जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है, फिर सच का सच और झूठ का झूठ का पता लगाती है। ठीक है, विक्टिम ने तो कह दिया कि मेरे पड़ोसी ने जो है मेरे घर चोरी की है, क्या पता नहीं की हो, क्या पता नौकर ने की हो, क्या पता उसके रिलेटिव ने की हो, क्या पता उसके दोस्त ने की हो, किसने की हो, वो तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगाएगी ना। विक्टिम ने जो इंफॉर्मेशन दी उसको हम सच तो नहीं मान सकते ना। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बेसिस पे क्या कोर्ट में जो है फिर केस इनिशिएट हो जाएगा? नहीं, उसके बेसिस पे नहीं होता। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बेसिस पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। पुलिस फिर छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है, सच का सच और झूठ का झूठ करती है। उसके बेसिस पे वो लगाती है चार्जशीट। उसके बेसिस पे क्या बनाती है वो? अपनी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे क्या बनाती है? चार्जशीट, आरोप पत्र। ठीक है, उसके बेसिस में जो है, उसके बेसिस पे जो है पुलिस किसी पर्सन को अक्यूज करती है कि इसने ये क्राइम किया है, क्योंकि पुलिस को जो है सफिशिएंट एविडेंस और विटनेस मिल चुके हैं, जिससे पुलिस को लगता है कि उस पर्सन ने क्राइम किया है। फिर उस चार्जशीट के बेसिस पे कोर्ट में क्या चलता है? मुकदमा चलता है।
उसमें जो प्रोसिक्यूटर होता है यानी सरकारी वकील होता है, उस चार्जशीट के बेसिस पे प्रूव करता है कोर्ट में किस पर्सन ने क्राइम किया है। अगर वो प्रूव नहीं कर पाए तो फिर उस अक्यूज्ड को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है बाय द कोर्ट। अगर प्रूव कर दिया तो उसको सजा मिल जाएगी। जो डिफेंस का लॉयर होगा यानी जो अक्यूज्ड का लॉयर होगा वो ये प्रूव करेगा कि पुलिस की चार्जशीट झूठी है या फॉल्टी है या इनएडिक्वेट है एक्सेट्रा, उससे जो है कंक्लूसिवली ये प्रूव नहीं हो रहा कि उसके क्लाइंट ने क्राइम किया है। तो ये काम किसका होता है? डिफेंस के लॉयर का। आई समझ? दैट्स हाउ द जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड इन क्रिमिनल केसेस। समझिए, एफआईआर, चार्जशीट, ट्रायल। क्लियर है? तो आप कभी भी पुलिस स्टेशन जाओगे एफआईआर रजिस्टर करने, तो पुलिस बहुत ही इजीली जो है एफआईआर रजिस्टर नहीं करती, क्योंकि अगर उसने एफआईआर रजिस्टर कर ली तो उसको काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए पुलिस चाहती है कि विदाउट रिकॉर्डिंग एफआईआर जो है केस रिजोल्व हो जाए। तो इसलिए जो है वो मतलब एक ब्लैंक पेपर पे ऐसी मतलब रफ शीट पे लगा लीजिए, आपकी कंप्लेंट लिख लेगी और उसके बेसिस पे जो है थोड़ी बहुत प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर देगी ताकि केस वहीं पर रिजोल्व हो जाए, एफआईआर की नौबत ही ना आए। समझे? तो पुलिस से एफआईआर लिखवाने के लिए भी आपको जो है पैरवियां करवानी पड़ सकती हैं, किसी एसपी का फोन करवाना पड़ सकता है, एमएलए का फोन करवाना पड़ सकता है, एमपी का फोन करवाना पड़ सकता है, तब जाके पुलिस एफआईआर लिखती है। पुलिस जो एफआईआर इजीली नहीं लिखती। आई समझ? कि आपने अपनी एफआईआर लिखवा दी, लैपटॉप चोरी हो गया, पुलिस कहां से ढूंढ के दे आपका लैपटॉप? है ना? आप जब तक पुलिस जो है उसको ढूंढने जाएगी मान लो, तब तक तो उस लैपटॉप का अंतिम संस्कार भी हो चुका होगा, है ना? चोर बाजार में जो है उसके टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया गया होगा, उसकी बैटरी अलग बेच दी गई होगी, स्क्रीन अलग बेच दिया गया होगा, है ना? उसके स्पीकर्स अलग बेच दिए गए होंगे, रैम एक्सेट्रा अलग बेच दिया गया होगा एक्सेट्रा। वो कहीं से पुलिस उसका पता लगा ही नहीं सकती। सिमिलर इज द केस विद योर सपोज वॉलेट्स बीइंग स्टोलन, और या फिर आपकी कार चोरी होगी या आपकी बाइक चोरी होगी एक्सेट्रा। तो ये चोर क्या करते हैं? सीधा नहीं बेचते किसी को, उसके टायर अलग बेच देंगे, ठीक है, उसका म्यूजिक सिस्टम अलग बेच देंगे, उसका स्टीयरिंग अलग बेच देंगे, उसका इंजन अलग बेच देंगे एक्सेट्रा। वो उसको पकड़ पाना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है फिर। तो ऐसे केसेस में पुलिस फिर एफआईआर ही नहीं रजिस्टर करती, क्योंकि पुलिस के ऊपर सिरदर्दी हो जाएगी टू फाइंड योर कार, क्योंकि एफआईआर लिखी है तो उसको फिर क्लोज करना जरूरी है। इधर पुलिस ये एडमिट करे कि वो ढूंढ नहीं पाई, या पुलिस फिर पता करके दिखाए कि वो आपकी चोरी हुई कार कहाँ पे है, या लैपटॉप कहाँ पे है, या बाइक कहाँ पे है एक्सेट्रा। तो इसलिए पुलिस जो है ज़्यादातर अनविलिंग होती है टू रजिस्टर योर एफआईआर। समझे? क्लियर? तो उसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए ई एफआईआर का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसमें कहा गया कि आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो। वेबसाइट पे जाओ पुलिस की, मान लीजिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे गए, वहां पे जाके जो है अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है? तो क्या सारी कंप्लेंट आप रजिस्टर कर सकते हो? नहीं, कुछ स्पेसिफिक केसेस से रिलेटेड अगर आपकी कोई कंप्लेंट है उसको आप रजिस्टर कर सकते हो। वो ज्यादातर केसेस कौन से होते हैं? वही व्हीकल थेफ्ट के, या कोई प्रोडक्ट आपका लॉस्ट हुआ है उसके केसेस आप जो है रजिस्टर कर सकते हो ऑनलाइन। जैसे मान लीजिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल रहा, वो लॉस्ट है, शायद किसी ने चोरी नहीं किया, पता नहीं आप कहाँ रख के भूल गए, अपने घर में या अपनी क्लास में, कहाँ पता नहीं कहाँ भूल गए, आपको नहीं पता। तो ये केस किसका है? लॉस्ट का। आधार कार्ड आप मान लीजिए मेट्रो में भूल गए, ठीक है, या आपका लैपटॉप चोरी हो गया, या मोबाइल चोरी हो गया, या आपका जो है सपोज कार चोरी होगी, या आपका बाइक चोरी होगी एक्सेट्रा। उन सब की कंप्लेंट जो है आप ई एफआईआर रूट के थ्रू करा सकते हो, उसकी एफआईआर आप ऑनलाइन करा सकते हो। ठीक है? उस केस में जो है पुलिस कुछ नहीं ढूंढेगी। ई एफआईआर के केस में जो है पुलिस आपका लॉस्ट प्रोडक्ट को ढूंढने वाली नहीं है, क्योंकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस मान लीजिए कहीं गिर गया या आधार कार्ड गिर गया, पुलिस कहाँ ढूंढती फिर उसको, है ना? उसमें बस आपको ये हो जाता है कि आपकी एफआईआर रजिस्टर होगी,
उसके बेसिस पे फिर आप एक नया ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवा सकते हो। कल को मान लीजिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस मान लीजिए गिर गया कहीं, ठीक है, लॉस्ट हो गया, तो किसी मान लीजिए चोर के हाथों में वो आ गया, ठीक है, और वो किसी घर में चोरी करने गया और मान लीजिए किसी ने उसको पकड़ लिया, ठीक है, उसकी मूवमेंट का किसी को अंदेशा हो गया, तो क्या करेगा? आपका ड्राइविंग लाइसेंस वहीं पर छोड़ के भाग जाएगा, है ना। और जिसकी अगर चोरी हुई है उसको वो ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा और उसका शक जो है वो पूरे विश्वास में बदल जाएगा कि चोरी आपने ही की है। पुलिस आपको ही कांटेक्ट करेगी कि तुमने जो है उस रात चोरी क्यों की। लेकिन अगर आपने एफआईआर करवा दी तो आप पुलिस को बता सकते हो कि भैया देखो मेरा तो ड्राइविंग लाइसेंस चोरी हो गया था, चोरी नहीं या गुम हो गया था, ठीक है, तो ये एफआईआर की रिपोर्ट है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि मेरे ड्राइविंग लाइसेंस का जो है किसी ने गलत इस्तेमाल किया है। वहां से आप ये प्रूव कर सकते हो, अपनी इनोसेंस को प्रूव कर सकते हो। तो उस पर्पस के लिए जो है आप ई एफआईआर करवा सकते हो। आई समझ? क्लियर है? लेकिन उसमें आपको ऑथेंटिफिकेशन कराना होगा, मतलब ई एफआईआर जब आप करोगे रजिस्टर तो अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, उस पर ओटीपी आएगी, आधार नंबर या आधार कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा या ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना पड़ेगा, मतलब कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड जो है अपलोड करना पड़ेगा। समझे? तो इस तरीके से ई एफआईआर हो जाती है। पर्पस समझ आया आपको ई एफआईआर का? अब जो लॉ कमीशन है वो क्या करिए, इसके स्कोप को बढ़ाओ, इसके स्कोप को बढ़ाओ कि जिन केसेस में अक्यूज्ड नोन नहीं है, ठीक है, उस केस में जो है ई एफआईआर अलाउड होनी चाहिए फॉर ऑल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है। और उन केसेस में भी जो है ई एफआईआर अलाउड होनी चाहिए जहां पे पनिशमेंट अप टू 3 years है इन इंडियन पिनल कोड। मतलब कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो है लॉ कमीशन रिकमेंड कर रही है कि ई एफआईआर की ऑप्शन या फैसिलिटी दी जाए। तो लॉ कमीशन का कहना है कि सिस्टम कैसे वर्क कर सकता है कि आपने ई एफआईआर रजिस्टर कर दी सपोज, ठीक है, तो उसके बाद जो है पुलिस तुरंत कार्रवाई पे लग जाएगी, क्योंकि पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑनलाइन कि भाई यहाँ पे मान लीजिए कोई चोरी हुई है या कुछ हुआ एटसेट्रा, ठीक है, पुलिस तुरंत एक्शन में लग जाएगी। फिर पुलिस जो है आपको कांटेक्ट भी करेगी, मतलब ई एफआईआर फाइल करते वक्त अपना फोन नंबर वगैरह आप डालोगे, ईमेल वगैरह डालोगे, पुलिस आपको कांटेक्ट करेगी और पुलिस आपसे जो है अगर फर्दर इंफॉर्मेशन कोई चाहती है वो मांग सकती है। और विद इन 3 days जो आपको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है, और ई एफआईआर की कॉपी पे साइन करके आना पड़ेगा ताकि वो ई एफआईआर जो है वैलिडेट हो जाए कि किसी ने कोई शरारत तो नहीं की पुलिस के साथ कि ऐसी झूठी ई एफआईआर डालते रहो, पुलिस को काम पे लगाते रहो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, कोई मिसक्रिएंट जो इस चीज का फायदा भी तो उठा सकते हैं। तो इसलिए विद इन 3 days जो आपको पुलिस थाने जाना पड़ेगा और ई एफआईआर की कॉपी पे साइन करके आना पड़ेगा, ठीक है। बट इसमें फायदा ये है कि कंप्लेंट आपकी इमीडिएटली रजिस्टर हो जाएगी और पुलिस तुरंत एक्शन में लग जाएगी, ठीक है, समझ आई। जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हो 5 दिन के लिए, पीछे से पता चला कि आपके घर चोरी हो गई, एक तो है कि आप अपना ट्रिप पूरा करोगे, फिर पहुंचोगे घर पे, ठीक है, और फिर पुलिस थाने जाओगे और कंप्लेंट फाइल करोगे। एक जैसी आपको इन्फॉर्मेशन मिली आपने तुरंत ई एफआईआर कर दी, पुलिस ने जो है कार्रवाई भी स्टार्ट कर दी, विद इन 3 days आप जो है पुलिस स्टेशन पहुंच जाओगे और उस ई एफआईआर पे साइन कराओगे। क्लियर? तो ये फैसिलिटी जो है लॉ कमीशन जो है कंप्लेनेंट्स को प्रोवाइड करना चाहती है फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आल्सो, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है लीगल लिटरेसी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में चलाया जा रहा है। इसमें बेसिकली लोगों का जो है लीगल इंपावरमेंट किया जा रहा है, उनको लॉ की नॉलेज दी जा रही है, आईपीसी की मान लीजिए या सीआरपीसी की या कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सेट्रा, ताकि उनके खिलाफ जो है कोई लॉ का मिसयूज ना करे, ठीक है। लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट्स में जो है इंफॉर्मेशन जो है कंपाइल की जाती है और उसको लोकल लैंग्वेज में ही लोगों को डिलीवर किया जाता है। पंचायती राज फंक्शनरीज को भी जो है लीगली अवेयर किया जाता है ताकि वो आगे गांव वालों को लीगल अवेयरनेस स्प्रेड करें। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि पूरे डिसएडवांटेज सेक्शन को जो है लीगल अवेयरनेस हो ताकि वो जस्टिस सीख कर सके हमारे ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम से, ठीक है। मतलब कि अगर उनको पता होगा कि सपोज कि गांव में जो है
कोई गरीब है, ठीक है, उसको जो है उसके जबरन जो है उसके घर से बाहर निकाला जा रहा है, या उसकी जो है भैंस को जबरन जो है कोई लैंडलॉर्ड जो है छीन के ले गया एक्सेट्रा, कुछ भी मतलब उसके साथ इंजस्टिस हो रहा है, या उसको मंदिर में जो है एंटर नहीं करने दिया जा रहा है, या काम के कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जा रहा है एक्सेट्रा, तो उसको पता होगा कि देयर इज एन SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, ठीक है, तो उसके अंदर वो लीगल रिकॉर्स ले सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, पुलिस को इमीडिएट जो है एक्शन लेना होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट पे जो है वो एक्ट वर्क करता है कि पहले हम मान ही लेंगे कि अक्यूज जो है गिल्टी है, अक्यूज को जो है प्रूव करना होगा, अक्यूज को जो है प्रूव करना होगा कि वो इनोसेंट है। ठीक है, तो अगर ये सब जो है अगर पुअर डिसएडवांटेज सेक्शन को, मार्जिनलाइज सेक्शन को पता होगा तो वो हमारे लीगल सिस्टम के थ्रू जो है जस्टिस ले पाएगा। दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके थ्रू जो है लीगल अवेयरनेस स्प्रेड की जाएगी। ठीक है, और एक गवर्नमेंट ने दिशा स्कीम चलाई हुई है। दिशा स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। इसका पर्पस क्या है कि जस्टिस की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना। वो कैसे बढ़ाना? जैसे कि टेली लॉ के थ्रू। टेली लॉ मतलब कि आपको मान लीजिए किसी लॉयर की सर्विस चाहिए, ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको सर्विस मिल जाए। ऐसा नहीं है कि उसके चैम्बर में या उसके ऑफिस तक आपको जाना पड़े। ठीक है, या एक वेब गवर्नमेंट ने जो है ऐप भी बनाई है, ठीक है, उस ऐप में जाकर जो है आप कोई लीगल एडवाइस ले सकते हो फ्रॉम द इम्पैनल्ड लॉयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जस्टिस का एक्सेस आपके लिए बढ़ाया जा रहा है अंडर दी स्कीम दिशा। और इसी दिशा स्कीम के अंदर जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया लीगल लिटरेसी का। दिशा स्कीम के अंदर ही लॉन्च किया गया ताकि आप अपने लीगल राइट्स के बारे में अवेयर हो, तभी आप जो है जस्टिस सीख करोगे। क्लियर है? समझे? तो दिशा प्रोग्राम के बारे में याद रखना है। दिशा प्रोग्राम किस चीज के लिए है? हाँ, लीगल लिटरेसी और फॉर प्रमोटिंग एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस। उसमें टेली लॉ वगैरह आ जाता है, मतलब ऑनलाइन सर्विस आप लॉयर्स की ले सकते हो। उसके बाद म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। तो हुआ क्या कि हम यूएस अथॉरिटी से जो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के अंदर जो है हेल्प मांग रहे हैं, ताकि जो हमारी काउंसलेट में वहाँ पे अटैक हुआ था उसको जो है उस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा सके और कल्प्रिट को पकड़ा जा सके। ठीक है, तो ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी क्या होती है? दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट होता है, ठीक है, उसमें वो एक दूसरे के साथ जो है इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि क्रिमिनल ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। ठीक, अब जैसे मान लीजिए वहाँ पे किसी इंडियन पे या कोई इंडियन है वहाँ पे, उसकी जो प्रॉपर्टी है मान लीजिए यूएस के अंदर, उस पर कोई अटैक हुआ है। इस केस में तो इंडियन काउंसलेट पे ही अटैक हुआ है, ठीक है, तो उस केस में हम यूएस गवर्नमेंट की हेल्प मांग सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट द केस अंडर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। मान लीजिए अमेरिका ने कोई यहाँ पे उस पर अटैक हो गया, मान लीजिए किसी ने उसके साथ चोरी कर ली, रेप कर दिया, मर्डर कर दिया एक्सेट्रा, तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के अंदर जो है अमेरिकन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प मांग सकती है टू इन्वेस्टिगेट द केस, टू फाइंड द कल्प्रिट्स, टू कलेक्ट द एविडेंस। ठीक है, तो उस केस में इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करेगी, हमारी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी केस को, एविडेंस कलेक्ट करेगी, विटनेसेस को मोबिलाइज करेगी एक्सेट्रा। ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन किसको देगी फिर? अमेरिकन गवर्नमेंट को। सिमिलरली वहां पे हमारी काउंसलेट पे अटैक हुआ है, तो किसने वो अटैक किया इसका पता कौन लगाएगी? फिर अमेरिकन पुलिस, और उसकी इंफॉर्मेशन फिर किसको दी जाएगी? इंडियन गवर्नमेंट को। क्लियर? तो ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी में किया जाता है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, अगर उस अक्यूज की जो है प्रॉपर्टी वगैरह भी अगर अटैच करवानी है, कन्फिस्केट करवानी है, फॉरफिट करवानी है, तो वो भी इस ट्रीटी के अंदर किया जा सकता है। ठीक है, समझ आई? क्लियर है? तो इससे जो है उस क्राइम का प्रोसिक्यूशन जो है पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि अगर आपके पास एविडेंस होंगे, विटनेस होंगे, तभी तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसिक्यूट कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें ये सिस्टम वर्क कैसे करता है कि सपोज किसी इंडियन पे अटैक हुआ है, या मान लीजिए अमेरिकन पे अटैक हुआ। अभी एक न्यूज इस तरीके से है ना, झारखंड में एक फॉरेनर कपल जो है घूमने के लिए आया था। एक्चुअली में वो पूरे इंडिया में घूम रहा था, तो उनका एक स्टॉप जो है झारखंड में भी था। तो पुलिस स्टेशन के पास जो है रात को जो है कैंपिंग टाइप कर रहे थे। वो मतलब वो थे ना ट्रैवल ब्लॉगर टाइप्स वो थे,
ठीक है, जहाँ भी जाते थे उसका ब्लॉग बनाते थे और अपलोड करते थे यूट्यूब पे। तो वो इंडिया में आए हुए थे, ब्लॉग बना रहे थे, केरल से लेके कश्मीर तक जा चुके थे और अब उनका नेक्स्ट एंटोराज कहाँ पे था, झारखंड में। तो पुलिस स्टेशन के पास ही जो है उस कपल में जो लेडी थी उसका जो है 6 लोगों ने रेप कर दिया। ठीक है, तो अब उस केस में मान लीजिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है, तो जो अमेरिकन गवर्नमेंट है सपोज, वो जो अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में उसको कॉन्टैक्ट करेगी, ठीक है, और उसको बोलेगी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के अंदर इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी जाएगी, फिर इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो झारखंड गवर्नमेंट को बोले कि वो एविडेंस कलेक्ट करे, विटनेस कलेक्ट करे एक्सेट्रा। ठीक है, फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन जो इंडियन गवर्नमेंट को देगी झारखंड गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट किसको दे देगी फिर अमेरिकन एम्बेसी को। अमेरिकन एम्बेसी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, अब इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मतलब एविडेंस मिल गई उसको, विटनेस एक्सेट्रा अरेंज हो गए एंड सो ऑन, इसके बेसिस पे जो है अब वो कल्प्रिट्स को या अक्यूज्ड को जो है प्रोसिक्यूट कर सकती है इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, और उस अमेरिकन लेडी को जस्टिस दिलवा सकती है। समझे? दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क। क्लियर है? अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अब इस केस में इंडियन काउंसुलेट पे अटैक किया गया, तो उस अक्यूज्ड को मान लीजिए इंडिया हमें लेकर आना है, तो क्या वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के अंदर लेके आ सकते हैं? नहीं, उसके लिए सेपरेट ट्रीटी होती है। कौन सी? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी होती है? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अगर है तो हम उस अक्यूज्ड को इंडिया लेके आ सकते हैं, या इंडिया में जो अटैक हुआ अमेरिकन लेडी पे सपोज, ठीक है, तो उसको जो है उन अक्यूज्ड को जो है हम अमेरिका को हैंड ओवर कर सकते हैं अंडर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। क्लियर है? समझ आई? समझ आएगी आपको? और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को फैसिलिटेट करने के लिए नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स विद फॉरेन कंट्रीज के नाम पे जो है ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है। वो किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इसमें मान लीजिए पुलिस को या सीबीआई को, ईडी को एक्सेट्रा कोई फॉरेन में जो है केस इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है, फॉरेन कंट्री में कोई केस इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसकी रिक्वेस्ट इस पोर्टल पे डाल सकती है। ठीक है, तो फिर रिक्वेस्ट डाल देगी तो वो मैसेज जो उस फॉरेन कंट्री में इंडियन एम्बेसी है उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। फिर इंडियन एम्बेसी जो है कंसर्न गवर्नमेंट से कोऑपरेशन मांगेगी अंडर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। ठीक है, तो फिर वो एविडेंस एक्सेट्रा कलेक्ट करके देगी, जिससे फिर इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लाइक सीबीआई एक्सेट्रा को ईजी हो जाएगा टू गेट दी डिटेल्स रिगार्डिंग दी केस। समझे? क्लियर है? समझ आ रहा है आपको म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी कैसे वर्क कर रही है? उसके बाद इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इस साल जो है 2022 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन को। तो इतना याद रखना है कि किसको मिला है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट क्या है। तो ये बेसिकली 1986 में जो है ये प्राइज दिया जाने लगा बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ठीक है, तो ये किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जिसने पीस में या डेवलपमेंट में या डिसआर्मामेंट में काम किया हो। ठीक है, तो इस साल किसको दिया गया है? 25 लाख रुपए इसमें कैश दिया जाता है अलॉन्ग विद साइटेशन। ये सब याद नहीं रखना होता, कितना पैसा मिलता है, क्या मिलता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इतना याद रखो किस पर्पज के लिए दिया जाता है, जिसने कोई काम किया हो इन पीस, डेवलपमेंट और डिसआर्मामेंट। ठीक है, और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। इस साल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मिला गया है। तो इसमें ये क्या है? बेसिकली डॉक्टर्स की एसोसिएशन है। डॉक्टर ने अपनी एक ग्रुपिंग बनाई हुई है जिसका नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो अगर आपको डॉक्टरी प्रैक्टिस करनी है तो आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी है। ऐसे अगर आपको नर्सिंग प्रैक्टिस करनी है तो यू नीड टू बी मेंबर ऑफ ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या करती है? पहले करती थी ये, अब तो नेशनल मेडिकल कमीशन आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड सेट करती है कि स्कूल कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाएगा मेडिकल कोर्सेज में। ठीक है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट करती है कि मान लीजिए सर्जरी इस तरीके से होगी, प्रिस्क्रिप्शन इस तरीके से दिया जाएगा, इस तरीके से जो है पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा एंड सो ऑन। डॉक्टर्स का जो कोड ऑफ एथिक्स होता है वो भी कौन सेट करती है, इन्फोर्स करती है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। कि डॉक्टर जो है किसी कस्टमर को चीट नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा, ठीक है, कोई फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करेगा रिगार्डिंग ट्रीटमेंट,
एंड सो ऑन। अगर डॉक्टर से कोई नेग्लिजेंस की वजह से पेशेंट को कोई हार्म हो जाता है, डेथ हो जाती है सेक्टर, तो डॉक्टर उसमें केस में किस तरीके से कंपनसेट करेगा एंड सो ऑन। तो ये सब जो है प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन सेट करती है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उसको इन्फोर्स भी कौन करती है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, तो ये काम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। तो ये करेंगे क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, कि डॉक्टर्स अपने प्रोफेशन को खुद ही रेगुलेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं हो रही। ऐसी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ऐसी आर्किटेक्ट्स के लिए एक बॉडी है, ऐसी सीएस की भी अपनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है एंड सो ऑन। जितनी भी प्रोफेशन है, डॉक्टर का हो, आर्किटेक्ट्स का हो, ठीक है, या लॉयर्स का हो, ठीक है, इन सब की क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज। सो दीज प्रोफेशंस आर बीइंग सेल्फ रेगुलेटेड। गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती, अपने आप को खुद ही रेगुलेट कर रहे हैं। क्लियर? समझ? पर्पज ये है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल या इंटरवेंशन ना हो, so that these profession can work autonomously. क्लियर है? ऐसी ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है किसकी? नर्सिस की। ठीक है, तो ये प्री इंडिपेंडेंस दोनों बॉडी स्टैब्लिश की गई थी 1928 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और 1908 में ट्रेंड नर्सिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर मान लीजिए ईयर्स याद नहीं हुए, कोई बात नहीं, इतना जरूर याद रखना कि बिफोर इंडिपेंडेंस ही दोनों बन गई थी। और कुछ ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना जरूर याद रखो कि दोनों क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ दीज प्रोफेशंस, डॉक्टरी एंड नर्सिंग। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी क्या करती है, बस उसको दिमाग में रखो, तो आप उसके बेसिस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, उसी के बेसिस पे मेंस में आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये प्राइस हर साल दिया जाता है। क्लियर है? समझे?